युग हैरानी के साथ पूछता है, कैसा अधूरा काम। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है। युग कछुए पर दबाव बनाते हुए कहता है, अरे बोलना चुप क्यों हो गया, कैसा अधूरा काम। सबकी नजर कछुए पर टिकी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि कछुआ किस काम से आया था। ऐसा कौन सा काम था जो अधूरा रह गया था। कछुआ शर्माते हुए कहता है, शादी का अधूरा काम यार। अब शादी करूंगा तभी तो पूरा हो जाऊंगा ना। शादी के बिना तो हर कोई अधूरा है। कछुआ टॉपिक को चेंज करते हुए शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, ये शालिनी यहाँ पर कैसे। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, शालिनी बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। युग भी उसे नहीं रोकता है, उसे जाने देता है। शालिनी के वहां से जाते ही युग कछुआ और अभिमन्यु को सब कुछ बता देता है कि शालिनी उन्हें कैसे मिली थी और ये भी कि शालिनी अपनी याददाश्त खो चुकी थी। वो बस एक चीज नहीं बताता और वो ये कि शालिनी का बलात्कार हुआ था। पूरी बात सुनने के बाद कायर कहता है, मतलब तुझे भी नहीं पता कि शालिनी यहाँ पर क्यों आई थी। युग कुछ नहीं बोलता, बस ना में अपना सिर हिला देता है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, हमने सोचा था हम दोनों तुम्हें सरप्राइज देंगे, पर यहाँ तो तुमने हमें उससे बड़ा सरप्राइज दे दिया। युग अभिमन्यु और कछुए को देखते हुए पूछता है, वैसे तुम दोनों एक साथ प्लान बनाकर आए हो क्या। अभिमन्यु युग की बात को नकारते हुए कहता है, अरे कहाँ, प्लान तो तब बनता ना जब ये कछुए का नंबर लगता। कितने महीनों से तो बंद है इसका नंबर। युग तुरंत पूछता है, फिर एक साथ कैसे पहुंचे यहाँ। अभिमन्यु जवाब देता है, ये मुझे ट्रेन में मिल गया तो मैंने सोचा चलो मिलकर ही सरप्राइज दे देते हैं। युग कुछ और पूछता उससे पहले ही कछुआ उबासी लेते हुए कहता है, यार मुझे तो ना अब बहुत नींद आ रही है, थकान भी बहुत है। तुम लोग बातें करो, मैं तो जा रहा सोने। अभिमन्यु भी उबासी लेते हुए कहता है, यार नींद तो ना मुझे भी बहुत आ रही है, अब कल सुबह ही बात करते हैं। युग ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। युग के मन में बहुत सवाल थे। वो जानता था कि अभिमन्यु के इस तरह आने के पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर था। वो ऐसे ही वहां पर नहीं आया था। सुबह के 10 बज रहे थे और इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर चार्ली और जाटव भूपेंद्र बक्सी से पूछताछ कर रहे थे, पर भूपेंद्र बक्सी ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। चार्ली जाटव से कहता है, जाटव, ऐसा लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला, इसे 3rd डिग्री देनी पड़ेगी। जाटव सहमत होते हुए कहता है, हाँ चार्ली जी दे देते हैं, तभी ये मानेगा। चार्ली और जाटव की बातें सुनकर भूपेंद्र बक्सी घबराने लग जाता है और घबराहट के साथ कहता है, नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कौन हूँ, मैं सरपंच हूँ, सरपंच बंगला मुड़ा गांव का। चार्ली अपना हाथ भूपेंद्र बक्सी के सामने रखे टेबल पर मारते हुए कहता है, तू सरपंच होगा अपने गांव का, लेकिन यहाँ के हम सरपंच हैं, समझा। चल अब जल्दी से अपना मुंह खोल और बता कि तू बनवारी की शॉप पर क्यों गया था। भूपेंद्र बक्सी कहता है, मैंने कहा ना मैं बनवारी की शॉप पर नहीं गया था। चार्ली भूपेंद्र बक्सी को उसका चिलम का पाइप दिखाते हुए कहता है, अगर नहीं गया था तो तेरा ये चिलम का पाइप वहां पर क्या कर रहा था। भूपेंद्र बक्सी अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, जरूरी थोड़ी है ये मेरा चिलम का पाइप हो, किसी और का भी तो हो सकता है। चार्ली तुरंत कहता है, ये किसी और का चिलम पाइप भी हो सकता था, पर हर चिलम के पाइप पर B.B. लिखा हुआ नहीं होता। सुना है बहुत शौक है तुझे चिलम पीने का, पर तुझे ये नहीं पता तेरी चिलम तुझे ले डूबी है। अब तू सीधे सीधे अपना मुंह खोलता है या मैं अपने हाथ खोलूं। चार्ली की बातें सुनकर भूपेंद्र बक्सी घबराने लग जाता है। चार्ली और जाटव भूपेंद्र बक्सी का मुंह खुलवाने में लगे हुए थे कि तभी वहां पर वर्चस्विनी आ जाती है। वर्चस्विनी आते से ही हड़बड़ाहट के साथ पूछती है, इसने अपना मुंह खोला। चार्ली और जाटव कुछ जवाब नहीं देते हैं। वर्चस्विनी समझ जाती है कि उनका क्या जवाब था। वर्चस्विनी भूपेंद्र बक्सी के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहती है, बनवारी को कैसे जानते हो तुम। भूपेंद्र बक्सी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं बनवारी को नहीं जानता। वर्चस्विनी झट से कहती है, अगर बनवारी को नहीं जानता तो पिछले 15 दिनों से हर 2 दिन के अंदर किससे आधे आधे 1-1 घंटे तक बात करता था। तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकलवाई है मैंने और पता चला है कि तुम एक अननोन नंबर पर बहुत बातें करते थे, और जब पता कराया कि वो अननोन नंबर किसका है तो पता चला बनवारी का है। उसके पास एक और फोन था जिससे वो ब्लैक के धंधे करता था। वर्चस्विनी की बातें सुनकर भूपेंद्र बक्सी पसीने पसीने हो जाता है। वर्चस्विनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, देखो भूपेंद्र बक्सी, तुम पूरी तरह फंस चुके हो, इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें ही होगी कि तुम सब सच सच बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के।
भूपेंद्र बक्सी चुप ही बैठा रहता है। वर्चस्विनी समझ गई थी कि भूपेंद्र बक्सी बहुत ढीठ है, वो ऐसे अपना मुंह नहीं खोलने वाला। वर्चस्विनी चार्ली की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ चार्ली, इसकी खातिरदारी की तैयारी करो। लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला। चार्ली वहां से जाते हुए कहता है, जी मैडम जी, अभी करता हूँ। ये तो सरपंच है, इनकी तो बढ़िया तरीके से खातिरदारी करनी पड़ेगी। चार्ली वहां से जाता उससे पहले ही भूपेंद्र बक्सी घबराते हुए कहता है, रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ सब कुछ। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात, तो चलो अब बताओ तुम बनवारी को कैसे जानते हो और उसकी शॉप पर क्यों गए थे। भूपेंद्र बक्सी कहता है, 15 दिन पहले ही मुझे पता चला कि एक ताज है जो बनवारी की शॉप पर बिकने आया है। मुझे वो ताज चाहिए था। उसी के सिलसिले में मेरी और बनवारी की बातें हुआ करती थी। वर्चस्विनी भूपेंद्र बक्सी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, तुम्हें वो ताज क्यों चाहिए था? भूपेंद्र बक्सी एक लंबी सांस लेकर कहता है, वो ताज किसको नहीं चाहिए? हर मर्द को वो ताज चाहिए। वो ताज कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि यक्षिणी का ताज है, यक्षिणी का। चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, देखा मैडम जी, मैंने कहा था ना वो ताज यक्षिणी का है, पर आप तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रही थी। अब हो गया ना आपको यकीन कि वो ताज यक्षिणी का ही है। वर्चस्विनी चार्ली को गुस्से से भरी आंखें दिखाने लग जाती है। चार्ली चुप हो जाता है। वर्चस्विनी भूपेंद्र बक्सी से पूछती है, तुमने कहा हर मर्द को वो ताज चाहिए, आखिर क्यों? क्योंकि वही ताज है जो मर्दों को यक्षिणी से बचा सकता है। जिसके पास यक्षिणी का ताज होगा, यक्षिणी उसका शिकार नहीं कर सकती। यक्षिणी के पास जितनी शक्तियां हैं, उससे कई ज्यादा शक्तियां उस ताज के अंदर है। इतना कहकर भूपेंद्र बक्सी टेबल पर रखा पानी पीता है और आगे कहता है, बनवारी और मेरे बीच 1 करोड़ में ताज की डील फाइनल हो गई थी, और उस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए पैसों का इंतजाम करने के लिए मैंने उससे वक्त मांगा। इसी सिलसिले में बनवारी और मेरी रोज बात होती थी। मैं उससे हमेशा यही कहता था कि ताज किसी को बेचना मत, वो सिर्फ मेरा है। यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरी बातों से बनवारी समझ गया था कि ताज की जितनी कीमत मैं दे रहा था, ताज उससे ज्यादा कीमती है। चार्ली अपनी हंसी छुपाते हुए कहता है, इसीलिए कहते हैं इंसान को जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भूपेंद्र बक्सी आगे कहता है, जब पैसों का इंतजाम हो गया तो मैं बनवारी की दुकान पर पहुंच गया, पर वो ताज देने से पलट गया। कहने लगा उसे ताज के ज्यादा पैसे चाहिए। वो कमीना बहुत लालची था, अपनी जुबान का पक्का नहीं था। वर्चस्विनी भूपेंद्र बक्सी से पूछती है, तुम बनवारी के पास पैसे लेकर कब गए थे? भूपेंद्र बक्सी जवाब देता है, 9 तारीख की रात को। वर्चस्विनी कहती है, और बनवारी ने हमें 10 तारीख को सुबह 12 बजे बुलाया था उन 2 डीलरों से मिलने के लिए। ये बनवारी तो सच में बहुत चालाक निकला। हमारे पहुंचने से पहले ही एक रात को डील फाइनल करने वाला था। इसलिए उस रात वो देर तक अपनी दुकान पर रुका था और उसने अंबर और पीतांबर को जाने के लिए बोल दिया था। जाटव कहता है, मतलब मैडम जी उन दोनों डीलरों में से एक डीलर ये भूपेंद्र बक्सी है? वर्चस्विनी जाटव की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ जाटव, हो सकता है। अगर उस रात डील फाइनल हो जाती तो अगली सुबह बनवारी हमसे कहता कि वो डीलर आए ही नहीं है, पर सुबह होने से पहले ही उसका किसी ने खून कर दिया, और वो खूनी कोई और नहीं बल्कि। वर्चस्विनी की बात सुनकर भूपेंद्र बक्सी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। भूपेंद्र बक्सी डरते हुए कहता है, नहीं नहीं मैडम जी, मैंने बनवारी का खून नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। भूपेंद्र बक्सी वर्चस्विनी के बनाए जाल में फंस गया था। वर्चस्विनी अकड़ते हुए कहती है, मैंने कब कहा भूपेंद्र बक्सी कि तुमने बनवारी का खून किया है? ये बात तो तुम खुद बोल रहे हो। भूपेंद्र बक्सी समझ गया था कि वो फंस चुका था, उसे पूरा सच बताना ही पड़ेगा। वर्चस्विनी कहती है, तुम्हारी आंखों से साफ समझ आ रहा है भूपेंद्र बक्सी कि तुम कुछ छुपा रहे हो। बताओ तुम क्या छुपा रहे हो? भूपेंद्र बक्सी कहता है, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आप कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। चार्ली बीच में बोल पड़ता है, पहले बता दो, उस पर यकीन करना और ना करना हमारा काम है। भूपेंद्र बक्सी कहता है, जिस रात मैं पैसे लेकर बनवारी की शॉप पर गया था, उस रात बनवारी के पलट जाने से बनवारी और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि हमारे बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। भूपेंद्र बक्सी उस मंजर को याद करने लग जाता है जब उसके और बनवारी के बीच हाथापाई हो रही थी। भूपेंद्र बक्सी ने बनवारी का कुर्ता पकड़ के रखा हुआ था और बनवारी अपना गला उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। भूपेंद्र बक्सी गुस्से के साथ कहता है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है बनवारी, ताज की कीमत क्यों अचानक से बढ़ाकर? बनवारी भी गुस्से के साथ कहता है, ठीक तो तू नहीं कर रहा है भूपेंद्र, मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। भूपेंद्र पलटकर कहता है, कीमत किसे चुकानी पड़ेगी वो जल्द पता चल जाएगा। देखता हूँ किसे बेचता है ये ताज तू।
ये मेरा ताज है, समझा तू? हाथापाई करते वक्त ही भूपेंद्र बक्सी का चिलम का पाइप फर्श पर गिर जाता है और उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है। भूपेंद्र बक्सी बनवारी का गला छोड़ते हुए कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जल्द वापस आऊंगा अपना ताज लेने के लिए। ये ताज मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। बनवारी भूपेंद्र बक्सी को घूरते हुए कहता है, ये ताज तेरा नहीं है, ये ताज उसका होगा जो मुझे इसकी मुंह मांगी कीमत देगा, समझा? भूपेंद्र बक्सी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। भूपेंद्र बक्सी अपनी जिप्सी में जाकर बैठ जाता है। भूपेंद्र बक्सी बड़बड़ाता है, कि बनवारी को तो मैं देख लूंगा। इतना कहकर भूपेंद्र बक्सी ने जिप्सी चालू करी ही थी कि तभी वो अपनी जेब में हाथ डालकर अपना चिलम पाइप निकालने लग जाता है। भूपेंद्र बक्सी अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता है, ये मेरा चिलम का पाइप कहाँ पर चले गया? लगता है उस बनवारी की दुकान पर ही रह गया। भूपेंद्र बक्सी जिप्सी में से उतर जाता है और बनवारी की दुकान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी भूपेंद्र बक्सी बनवारी की दुकान के पास पहुंचा ही था कि तभी वो देखता है कि बनवारी की दुकान के अंदर एक लड़का काले कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था, जो बनवारी से बात कर रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विशाल ही था। भूपेंद्र बक्सी मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़का कौन है जो मेरे जाते ही आ गया? कहीं ये वो डीलर तो नहीं जिसे ये बनवारी ताज बेचने वाला है? भूपेंद्र बक्सी वहीं पर खड़ा होकर उनकी बात सुनने लग जाता है। विशाल बनवारी को देखते हुए कहता है, ताज कहाँ पर है? बनवारी अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो यहाँ से। विशाल बनवारी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने कहा ताज कहाँ पर है? देखते ही देखते विशाल की आंखें लाल हो जाती हैं, जिसमें से लाल रोशनी निकलने लग जाती है। वो रोशनी देखकर बनवारी का दिल सहम जाता है और वो डरते हुए कहता है, हाँ हाँ, देता हूँ देता हूँ। बनवारी जल्दी से एक दराज के पास जाता है और उसमें से ताज निकालकर विशाल को देते हुए कहता है, ये लो ताज और मुझे मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। विशाल उस ताज को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही विशाल ताज को पकड़ता है, उसे गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से के कारण उसके हाथ के नाखून लंबे होने लग जाते हैं, किसी खूंखार जानवर की तरह। विशाल गुस्से के साथ कहता है, ये नकली ताज है, असली ताज कहाँ पर है? बनवारी डरते हुए कहता है, मेरे पास यही ताज है। असली ताज पुलिस स्टेशन के अंदर है। भूपेंद्र बक्सी बाहर खड़े होकर मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बनवारी का बच्चा मुझे नकली ताज दे रहा था। अच्छा हुआ मैंने इससे ये ताज नहीं लिया, वरना चूना लग जाता। विशाल गुस्से के साथ कहता है, नकली ताज धोखा धोखा देता है। गुस्से के कारण विशाल का चेहरा लाल हो गया था। विशाल उस ताज को अपनी पूरी ताकत के साथ बनवारी के सीने के अंदर घुसेड़ देता है। बनवारी दर्द से कराहता है, आह! विशाल ने ताज को एक ही झटके में बनवारी के सीने के अंदर घुसा दिया था। बनवारी का सीना ताज के अंदर था या ताज बनवारी के सीने के अंदर था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते विशाल का रूप बदलने लग जाता है। विशाल इतना खूंखार हो गया था कि जिसे देखकर भूपेंद्र बक्सी के होश उड़ गए थे। भूपेंद्र बक्सी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सदियों से है पुरानी